हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर में। और मैं नरोत्तम सिंह आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए कंसेप्ट के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे बेटा एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो आइए आज शुरुआत करते हैं और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो काफ़ी अच्छे और बारीक कंसेप्ट्स मिस कर दोगे। तो बेटा बने रहिए वीडियो में बिल्कुल एट लास्ट तक। अब हम चर्चा करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम बेटा एक्चुअल में होता क्या है, जैसे हर एक जो पर्सन होता है उसका डीएनए जैसे अलग होता है, उसी तरीके से जो एलिमेंट्स होते हैं, जो गैसेज होती हैं, जो वेपर्स होती हैं, उनको इंडिकेट करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम का सहारा लेते हैं। और जैसे हर एक इंसान का डीएनए मैच नहीं करता, हर अलग इंसान का डीएनए जैसे मैच नहीं करता, उसी तरीके से जो एलिमेंट्स होते हैं, उसी तरीके से जो वेपर्स होती हैं, जो गैसेज होती हैं, उनके भी एटॉमिक स्पेक्ट्रम आपस में मैच नहीं करते। एक्चुअल में बेटा ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है वो होता क्या है, जैसे आपने बार कोड देखा है, कोई भी प्रोडक्ट जो होता है उसके ऊपर बार कोड क्या काम आता है। बार कोड उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है, उसके प्राइस को आइडेंटिफाई करता है। उसी तरीके से जैसे कोई वेपर है, कोई गैस है, तो उस गैस या उस वेपर की उस गैस या वेपर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, एटॉमिक स्पेक्ट्रम का। और ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक्चुअल में बेटा मिलता कैसे है, जैसे मान लीजिए बेटा हमने कोई गैस लिया, ये कोई नली ली, और इस ट्यूब में हमने कोई भी गैस या कोई भी वेपर फिल कर दिया। कोई भी गैस है या कोई भी वेपर है, उसको इसमें फिल कर दिया, और उसके बाद यहाँ इलेक्ट्रोड लगा दिए हमने बेटा। और 2 इलेक्ट्रोड लगाने के बाद हमने इसको करंट सप्लाई से जोड़ दिया। वो कैसे जोड़ दिया, वो हमने इस गैस या इस वेपर को एनर्जाइज्ड करने के लिए, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये गैस और वेपर जो है वो बेटा क्या होगी, वो एनर्जाइज्ड होगी। और एनर्जाइज्ड होने के बाद ये यहाँ से रेडिएशन को इमिट करेगी। ये यहाँ से रेडिएशन क्या करेगी बेटा, ये रेडिएशन इमिट करेगी। उस रेडिएशन को अगर हम एक फोटोग्राफिक प्लेट पर इंसिडेंट करवाएं, अगर उसको हम एक फोटोग्राफिक प्लेट पर इंसिडेंट कराते हैं, किसको बेटा, उस रेडिएशन को, जो रेडिएशन यहाँ से गैस से या वेपर से इमिट हुआ है, उस रेडिएशन को अगर हम इंसिडेंट करते हैं एक फोटोग्राफिक प्लेट पर, तो क्या होने वाला है, यहाँ पर हमें इसका स्पेक्ट्रम मिलेगा। यहाँ हमें फोटोग्राफिक प्लेट पर कुछ लाइंस मिलती हैं, और ये जो लाइंस होती हैं ये ही उसका लाइन स्पेक्ट्रम होता है। एक्चुअल में ये ही उसका लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो ये इसका लाइन स्पेक्ट्रम होगा। जो पैटर्न मिलेगा हमें उस फोटोग्राफिक प्लेट पर, जो लाइन सी मिलेंगी हमें, वो जो पैटर्न मिलेगा वो एक्चुअल में क्या है बेटा,
वो इस गैस का लाइन स्पेक्ट्रम है और वो हमें बताएगा कि इसमें कौन सी गैस है। तो एक तरीके का ग्राफिकली पैटर्न होता है जिससे हमें ये पता लगता है कि जो गैस निकल रही है या जो गैस उसके अंदर है, उस ट्यूब के अंदर, वो गैस कौन सी है, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो जैसे हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं, जैसे हम प्रोडक्ट के बारे में हम कोई आइडेंटिफिकेशन चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, बारकोड को बेटा स्कैन करना होता है। उसी के जैसे ये होता है, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है उसी के जैसा है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम से हम उस एलिमेंट, उस गैस के बारे में मालूम कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम उसके बाद आगे चलते हैं। स्पेक्ट्रम कितने तो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से स्पेक्ट्रम होते हैं और कैसे हमें मिलते हैं। तो ये बेटा यहाँ तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं। इस तरीके से जो हमें यहाँ स्पेक्ट्रम मिलेगा वो स्पेक्ट्रम होगा बेटा, हो गया, वो स्पेक्ट्रम क्या होगा बेटा, वो इमिशन टाइप स्पेक्ट्रम होगा। और एक होता है बेटा एब्जॉर्प्शन टाइप और एक स्पेक्ट्रम होता है। 2 टाइप्स के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक तो इमिशन टाइप और एक होता है एब्जॉर्प्शन टाइप। तो एब्जॉर्प्शन टाइप एब्जॉर्प्शन टाइप जो स्पेक्ट्रम है वो हमें कैसे मिलता है उसके बारे में अभी आगे बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ से जो हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें इमिशन टाइप स्पेक्ट्रम, और जो एब्जॉर्प्शन टाइप जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कब मिलेगा, जैसे कोई भी गैस या कोई भी वेपर है, उस गैस या वेपर पर अगर हम वाइट लाइट इंसिडेंट करें, क्या इंसिडेंट करें बेटा, वाइट लाइट, अगर हम उसके ऊपर वाइट लाइट इंसिडेंट करते हैं तब जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो मिलेगा हमें कौन सा, वो एब्जॉर्प्शन टाइप हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो स्पेक्ट्रम 2 टाइप्स के हैं, एक तो इमिशन टाइप और एक एब्जॉर्प्शन टाइप स्पेक्ट्रम। तो यहाँ तक बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ, तो बेटा जो स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रम यहाँ 2 टाइप का होता है, एक तो होता है एब्जॉर्प्शन टाइप और एक होता है इमिशन टाइप। तो हम दोनों टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे। इमिशन टाइप लाइन स्पेक्ट्रम, एक तो होता है इमिशन टाइप लाइन स्पेक्ट्रम और एक होता है बेटा एब्जॉर्प्शन टाइप लाइन स्पेक्ट्रम। इस तरीके से स्पेक्ट्रम 2 तरीके का है, एक तो है इमिशन टाइप है और दूसरा जो टाइप है वो है बेटा एब्जॉर्प्शन टाइप। अब ये जो इमिशन टाइप जो स्पेक्ट्रम है वो हमें कब मिलता है, जब कोई भी वेपर या कोई भी गैस जो होती है, गैस या कोई भी वेपर है, ये गैस या वेपर को जब एनराइज्ड किया जाता है बाय इलेक्ट्रिक, किसके द्वारा, बाय इलेक्ट्रिसिटी। बाय इलेक्ट्रिसिटी हम क्या करते हैं, इसको एनराइज्ड करते हैं। तो यहाँ से जो रेडिएशन मिलता है उसको फोटोग्राफिक प्लेट पर इंसिडेंट करवा के और इमिशन टाइप लाइन स्पेक्ट्रम हमको मिल जाता है। तो जो भी जैसे इलेक्ट्रिसिटी से हमने क्या किया, इसको एनराइज्ड किया गैस या वेपर को, और एनराइज्ड करने के बाद जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा किसी भी फोटोग्राफिक प्लेट पर, तो वो जो स्पेक्ट्रम होगा वो इमिशन टाइप लाइन स्पेक्ट्रम होगा। और इमिशन टाइप लाइन स्पेक्ट्रम की क्या क्वालिटी होती है कि इमिशन टाइप लाइन स्पेक्ट्रम में हमें जो बैकग्राउंड मिलता है, जो बैकग्राउंड मिलता है बेटा, वो बैकग्राउंड तो कैसा होता है, वो डार्क बैकग्राउंड होता है।
वो डार्क बैकग्राउंड होता है। बैकग्राउंड तो होगा कैसा, डार्क बैकग्राउंड। और इसके अलावा इसमें जो लाइंस मिलेंगी वो लाइन ब्राइट लाइन होंगी। वो लाइंस कैसी होंगी बेटा, वो ब्राइट लाइंस होंगी। तो इस स्पेक्ट्रम में लाइन तो मिलेंगी हमें कैसी, ब्राइट। लाइंस होंगी बेटा ब्राइट लाइंस। और जो बैकग्राउंड होगा स्पेक्ट्रम का वो कैसा होगा, वो डार्क होगा। इसके अलावा जो एब्जर्प्शन टाइप जो लाइन स्पेक्ट्रम है इसमें क्या होता है और ये हमें मिलता कैसे है। एब्जर्प्शन टाइप जब मिलेगा जब हम कोई भी गैस या कोई भी जो वेपर है, कोई भी गैस या कोई भी वेपर है, इस पर जब हम कोई भी वाइट लाइट इंसिडेंट कराते हैं, क्या करते हैं, कोई भी वाइट लाइट जब इसके ऊपर इंसिडेंट कराई जाती है, जब वाइट लाइट इसके ऊपर हम इंसिडेंट कराते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है वो मिलेगा बेटा हमको कैसा मिलेगा, वो एब्जर्प्शन टाइप स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा। और एब्जर्प्शन टाइप लाइन स्पेक्ट्रम में होता क्या है कि इस टाइप का जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो बैकग्राउंड होता है वो तो ब्राइट बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड होता है ब्राइट। बैकग्राउंड तो मिलेगा आपको ब्राइट, और बैकग्राउंड ब्राइट मिलेगा लेकिन उस पर जो लाइनें मिलेंगी वो मिलेंगी बेटा आपको डार्क। उधर डार्क बैकग्राउंड था, लाइंस मिली थी हमें ब्राइट। इधर बैकग्राउंड तो होगा कौन सा, ब्राइट होगा बैकग्राउंड, और लाइंस मिलेंगी कौन सी, वो डार्क मिलेंगी। अब लाइंस डार्क क्यों मिलती हैं, क्योंकि ये जो गैस या वेपर है वो स्पेक्ट्रम का कुछ पार्ट एब्जर्व कर लेती है। अब वो जितना पार्ट स्पेक्ट्रम का एब्जर्व करेगी उसकी जगह हमें क्या मिलेंगी, डार्क लाइंस मिलेंगी। तो ये ब्राइट तो हो गया बेटा इसमें बैकग्राउंड, और जो लाइंस मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी, वो लाइंस हमें डार्क मिलने वाली हैं। तो इसमें लाइंस डार्क मिलेंगी बेटा। क्लियर है। तो बेटा लाइंस मिलेंगी इसमें डार्क, किसमें, एब्जर्प्शन टाइप में। दोनों अलग अलग होते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक में तो डार्क तो बैकग्राउंड मिला था और लाइंस मिली थी हमें ब्राइट, और इसमें एब्जर्प्शन टाइप में बैकग्राउंड मिलेगा कैसा, ब्राइट मिलेगा बैकग्राउंड, और जो लाइंस मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी, वो डार्क मिलेंगी। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो वाइट लाइट है इसका कुछ पार्ट ये गैस या वेपर क्या कर लेती है, एब्जर्व कर लेती है, इसलिए वहाँ पर हमें डार्क लाइन मिलती हैं। तो बेटा उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, और आगे बने रहिए इसमें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम दोनों जो आपके दोनों के दोनों जो स्पेक्ट्रम्स हैं उन स्पेक्ट्रम्स को और बता देंगे, लेकिन पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बेटा यहाँ तक हो गया था अपना स्पेक्ट्रम सीरीज, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है बेटा स्पेक्ट्रल सीरीज होती क्या है। जो स्पेक्ट्रल सीरीज है उसकी बात करने जा रहे हैं बेटा, और इसमें भी हम बात करेंगे किसकी, हाइड्रोजन जो एटम है उसकी स्पेक्ट्रल सीरीज की बात करेंगे। तो स्पेक्ट्रल सीरीज स्टार्ट करने से पहले एक डेरिवेशन है बेटा, और वो डेरिवेशन आपको क्लियर होना ज़रूरी है।
तभी हम आगे जो सीरीज है उसके लिए फाइंड आउट कर सकते हैं फार्मूला वगैरह। जो वेवलेंथ होती हैं उनके लिए फार्मूला तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ने से पहले हम बात करते हैं, वही अपना एक टॉपिक था एनर्जी। जब कोई भी एटम था तो उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा था, उस रिवॉल्विंग कर रहे एटम की जो एनर्जी थी उसके लिए हमने फार्मूला लिखा था बेटा, कैपिटल E इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर, कुछ इस तरीके से लिखा था, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर E4 अपॉन H स्क्वायर और कुछ ऐसे था बेटा Z स्क्वायर N स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखा था हमने। जो इलेक्ट्रॉन होता है तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ इस तरीके से लिखी जाती है। तो बेटा अगर कोई भी, जैसे मान लो ये कोई भी एटम है, और उसका ये न्यूक्लियस है और इसमें 2 स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं। ये मैंने मान लो 2 स्टेशनरी ऑर्बिट्स को कर दिया। कोई भी 2 स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं और इसमें हो क्या रहा है बेटा, इसमें हम इसको एनर्जी दे रहे हैं। किसको? इस एटम को जब एनर्जी दी जाती है कितनी, h म्यू। इस एटम को जब h म्यू एनर्जी दी जाती है तो होता क्या है, होगा क्या बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, एनर्जी देने पर ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से, मतलब लोअर एनर्जी लेवल से, ये इसका लोअर एनर्जी लेवल है, लोअर एनर्जी लेवल है, तो ये लोअर एनर्जी लेवल से, और ये क्या हो गया बेटा इसका, ये अपर एनर्जी लेवल है। अपर के बजाय इसको हायर कहना ज़्यादा सही है। तो ये हो जाएगा बेटा इसका हायर एनर्जी लेवल। तो जब हम इस एटम को जब एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, इस एटम को जब एनर्जी प्रोवाइड कराई जाती है तो ये ग्राउंडेड स्टेट से और किस में आ जाता है, ये ग्राउंडेड स्टेट से और एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। और उस टाइम पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके लोअर एनर्जी लेवल से, मतलब लोअर एनर्जी वाली जो ऑर्बिट है उससे हाई एनर्जी वाली जो लेयर है उसमें जंप कर जाता है। और इसको कितनी एनर्जी देते हैं हम, h म्यू एनर्जी देते हैं। और इसका उल्टा, यदि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हायर एनर्जी लेवल में है और ये जब लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो ये लगभग h म्यू रेडिएशन को क्या करता है, h म्यू रेडिएशन को इमिट करता है। और ये हायर एनर्जी लेवल से किस में जंप कर जाता है, लोअर एनर्जी जो ऑर्बिट है उसमें जंप कर जाता है। तो बेटा यहाँ तक हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बेटा लाइन सीरीज के बारे में हम बात कर रहे थे। सबसे पहले बाल्मर नामक साइंटिस्ट हुए थे और उन्होंने जो बाल्मर नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने विजिबल रीजन में सबसे पहले
एक सीरीज को ऑब्जर्व किया था और उसको नाम दिया गया पहले बाल्मर सीरीज, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मान लो कोई भी एटम है बेटा, कोई भी एटम है और ये उसका न्यूक्लियस हो गया और ये उस एटम की ग्राउंड स्टेट, मतलब सॉरी लोअर एनर्जी लेवल, और ये उसका हायर एनर्जी लेवल। एक लोअर एनर्जी लेवल और एक क्या हो गया बेटा, एक हायर एनर्जी लेवल। ये लोअर है और ये हायर एनर्जी लेवल है। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ हायर एनर्जी लेवल से और जंप करता है लोअर एनर्जी लेवल में। लोअर एनर्जी लेवल में उसकी एनर्जी है E1 और हायर एनर्जी लेवल में उसकी एनर्जी है कितनी बेटा, E2 है। हायर एनर्जी लेवल में उसकी एनर्जी E2 है, वो कंसीडर किए, और लोअर एनर्जी लेवल में उसकी जो एनर्जी है वो E1 है, और वो E2 से और E1 में जंप करता है। और ये जंप करेगा तब क्या करेगा, ये यहाँ से फोटोन इमिट करेगा। फोटोन क्या, रेडिएशन इमिट करेगा। ये बेटा रेडिएशन इमिट करेगा और फिर जंप करेगा। वो किस में, ये मान लो ये कोई लास्ट वाली हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, N2 है, और ये क्या है, N1 है। तो N2 जो ऑर्बिट है उससे N1 ऑर्बिट में क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। और एनर्जी के लिए हम फॉर्मूला पहले ही लिख चुके थे, फिर दोबारा से फिर लिख देते हैं बेटा। एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला चलता है वो चलता है 2 पाई स्क्वायर mk स्क्वायर E4, ये एनर्जी का फॉर्मूला था, अपॉन h स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ये फॉर्मूला चल रहा था किसके लिए, ये एनर्जी के लिए चल रहा था फॉर्मूला। तो अब ये यहाँ से इस एनर्जी लेवल से E2 वाले से और किस में जंप कर रहा है, E1 वाले में। रेडिएशन जो निकाल रहा है उसकी एनर्जी है कितनी, h म्यू। रेडिएशन जो इमिट कर रहा है उसकी एनर्जी कितनी होने वाली है बेटा, उसकी एनर्जी है h म्यू। तो ये E2 से E1 में जंप किया, इसीलिए अकॉर्डिंग टू थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर हम क्या लिख सकते हैं, E2 माइनस E1, या फिर ऐसे लिख दो, h म्यू इज इक्वल टू क्या बनेगा, h म्यू इज इक्वल टू बनेगा बेटा E2 माइनस E1। ये h म्यू की वैल्यू आ जाएगी E2 माइनस E1। h प्लैंक कांस्टेंट है, म्यू की जगह लिखा c अपॉन लैम्बडा, तो ये आ जाएगा h c अपॉन लैम्बडा। E2 की वैल्यू रख दीजिए, इसी इक्वेशन का यूज करके E2 की वैल्यू रखेंगे, लेकिन ये माइनस में होगी तो यहाँ लिख देंगे हम E2 की वैल्यू माइनस 2 पाई स्क्वायर mk स्क्वायर E4 अपॉन h स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा z स्क्वायर अपॉन, यहाँ लिखेंगे N2 स्क्वायर। E2 कब है एनर्जी, जब कौन सी ऑर्बिट में, N2 ऑर्बिट में है E2 एनर्जी, इसलिए यहाँ हमने वैल्यू रखी किसकी, N2 वैल्यू रखी। ऑर्बिट का जो नंबर है वो N2 पुट किया, फिर माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, और फिर इसमें से E1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। E1 की वैल्यू क्या रहने वाली है, ये रहने वाली है माइनस 2 पाई स्क्वायर mk स्क्वायर E इज रेज टू पावर 4 एंड z स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर n1 स्क्वायर। तो क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा बेटा, ये जो माइनस और माइनस है ये इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और प्लस करने के बाद फिर नई इक्वेशन यहाँ लिखते हैं। तो क्या आने वाला है देखिए, यहाँ से एच सी वाई लैम्डा ये बनेगा, ये प्लस में हो जाएगा,
2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर E4 जेड स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर N1 स्क्वायर। ये प्लस का हो गया, ये तो माइनस का ही रहेगा, तो ये माइनस का रहने वाला है बेटा। 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर E4 जेड स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर एंड N2 स्क्वायर। तो बेटा उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं एच सी वाई लैम्डा। कॉमन क्या लेने वाला हूँ मैं कॉमन लेने वाला हूँ ये ओवरऑल वैल्यू को। केवल इधर से तो बच जाएगा N1 स्क्वायर और इधर से बचेगा N2 स्क्वायर। तो मैंने ये कॉमन लिया बेटा, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर E4 जेड स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ये मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, इधर से तो बचेगा 1 अपॉन N1 स्क्वायर। तो इधर से बचा बेटा 1 अपॉन N1 स्क्वायर और इधर से बच गया माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ये यहाँ तक हो गया बेटा, क्लियर है। तो अब इसके बाद ऐसा करो, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बेटा देखो ये यहाँ तक हो गया था। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ से लिखा इसको 1 बाई लैम्डा और ये जो एच सी है उसको यहाँ पहुँचा दिया। क्या बनेगा, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर E4 E इज रेज टू पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन CH क्यूब। तो क्लियर है बेटा। आगे ये एज इट इज आ जाएगा 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ये एज इट इज आ गया। तो ये अपना फॉर्मूला निकल के आया बेटा यहाँ तक। इसके बाद ये जो वैल्यू बनेगी ये ओवरऑल, ये एक कांस्टेंट होगा जिसको हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। ये ओवरऑल ये वैल्यू जो है ये क्या बन जाएगी बेटा, ये कैपिटल R बन जाएगी। इसको हम रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। इसमें Z की वैल्यू 1 रहने वाली है हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे हम इसको, फॉर हाइड्रोजन Z इज इक्वल टू 1। सो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर E इज रेज टू पावर 4 अपॉन CH क्यूब। ये आ जाएगा यहाँ तक। ये लिखा 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ये ओवरऑल वैल्यू वही R बनने वाली है, वेयर 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर E इज रेज टू पावर 4 अपॉन CH क्यूब। सारी वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा, रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट, इसकी जगह हम R पुट कर सकते हैं। रिडबर्ग कांस्टेंट है, ये जो वैल्यू है वो पूरी की पूरी किसकी है, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है। पाई एम के ई सी CH एंड Q, इन सब की वैल्यू हम रखकर यहाँ किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, हम R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका बेटा यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हाँ तो बेटा हो गया। अब इसके बाद देखो इसमें कुछ कांस्टेंट ये जो वैल्यू हैं इनको रख देते हैं, पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू अगर हम 3.14 रखेंगे, एम की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 10⁻³ kg, के है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, के की वैल्यू लिखेंगे 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के की वैल्यू पुट की, ई की वैल्यू क्या रखेंगे 1.6 × 10⁻19 कूलम, एंड सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एच ये प्लैंक कांस्टेंट है 6.67 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये जब वैल्यू सारी की सारी इसमें बेटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद, इसमें पुट करने के बाद जो आर की वैल्यू आएगी वो क्या निकल कर आने वाली है। आर की वैल्यू बेटा हमें मिलेगी तो जो आर की वैल्यू हमें मिलेगी बेटा वो मिलेगी R = 1.097 × 10⁻7 मीटर इनवर्स। ये रिडवर कांस्टेंट की वैल्यू हमें मिलने वाली है 1.097 × 10⁻7 मीटर इनवर्स। तो ये वैल्यू इसमें पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये पूरी वैल्यू के ये जो पूरी वैल्यू है इसकी जगह हम R पुट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, सो फॉर्मूला 1/λ = ये बन जाएगा R × 1/n1² - 1/n2²। ये फार्मूला यूज करने वाले हम स्पेक्ट्रल सीरीज के अंदर। तो बेटा ये निकल के आएगा, कब आएगा, जब हमने R की वैल्यू इन सबको एक कांस्टेंट मान लिया, क्या मान लिया उसको, रिडबर्ग कांस्टेंट। तो क्लियर है यहाँ तक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। हाँ तो बेटा अब हम आगे बात करते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज की, लेकिन स्पेक्ट्रल सीरीज की बात करने से पहले हम उस फॉर्मूले पे बात करते हैं जो हमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल जो लाइन है उनके बारे में बताता है। भाई 1/λ हमने ये पढ़ा था कि 1/λ = R to 1/n1² - 1/n2²। ये फार्मूला पढ़ा था जब कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो जंप करता है कहाँ से, जब हायर एनर्जी लेवल से और लोअर एनर्जी लेवल में जब वो जंप करता है, तब उसके लिए जो फार्मूला है जो स्पेक्ट्रल सीरीज का वो हमें ये मिलता है, जिसमें लैम्बडा तो वेवलेंथ होती है, जो लाइंस होती हैं स्पेक्ट्रल लाइंथ, और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंथ हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ये रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा V बार से। इसको लिखते हैं हम 1/λ = R, ये कि आ जाएगा एज इट इज़ 1/n1² - 1/n2²। तो ये फार्मूला किसका बन गया, ये फार्मूला बन गया नंबर ऑफ लाइंस इन स्पेक्ट्रल सीरीज का। ये फार्मूला निकल के आता है बेटा। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी, स्पेक्ट्रल सीरीज की। तो स्पेक्ट्रल सीरीज कौन कौन सी होती हैं, जैसे स्पेक्ट्रल सीरीज हैं बेटा लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड फुंड। यही कोई 5 टाइप्स की स्पेक्ट्रल सीरीज हैं, और वो हमें कब मिलती हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ठीक है ना, हायर एनर्जी लेवल से
और वो कोई इलेक्ट्रॉन है जो लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है, तो हमें वो सीरीज मिलती हैं। तो बने रहिए बेटा चैनल पे, अभी और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब हम बात करेंगे स्पेक्ट्रल सीरीज की। सबसे पहले बात करते हैं लाइमन सीरीज की। हाँ तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं लाइमन सीरीज की। और लाइमन सीरीज को जो ऑब्जर्व किया था, इसको ऑब्जर्व करने वाले थे लाइमन, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया बेटा लाइमन सीरीज। और लाइमन सीरीज कब होती है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रॉन है जो हायर एनर्जी लेवल से मतलब हायर एनर्जी ऑर्बिट से या हायर एनर्जी लेवल से कहाँ आता है, ग्राउंड स्टेट में आता है। मतलब n इज इक्वल टू मतलब n2 इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, n2 इज इक्वल टू 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, यहाँ से जंप करता है वो कहाँ, n1 इज इक्वल टू 1 में। कोई भी ऑर्बिट है n इज इक्वल टू 1, उस 1 ऑर्बिट में क्या करता है, जंप करता है कोई भी इलेक्ट्रॉन। तो हमें कौन सी सीरीज मिलती है, लाइमन सीरीज मिलती है। और लाइमन सीरीज में जो हम नंबर ऑफ लाइंस फाइंड आउट करते हैं वो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं, 1/λ इज इक्वल टू r, यहाँ लिखा जाएगा 1/n1 स्क्वायर। तो n1 स्क्वायर मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन, इसलिए 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और ये जो सीरीज होती है बेटा, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में हमें मिलती है। ये जो सीरीज है वो हमें मिलती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में। तो ये सीरीज हमें अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलती है। इसके लिए फॉर्मूला ये चलता है, जहाँ n1 की वैल्यू तो हो जाती है 1 और n2 की वैल्यू 2 से लेके और इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। सेकंड जो सीरीज होती है वो होती है बाल्मर सीरीज। सेकंड जो सीरीज है वो है बेटा बाल्मर सीरीज। और ये हमें कब मिलती है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन है और वो जंप करता है कहाँ से, n2 इज इक्वल टू 3 4 5 एंड सो ऑन। मतलब n2 इज इक्वल टू यहाँ से ये चलता है 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। और यहाँ से किस में आएगा वो बेटा, वो आएगा सेकंड ऑर्बिट में, ठीक है ना। तो जब वो n2 इज इक्वल टू 3 4 5 इनफाइनाइट कोई भी हायर एनर्जी लेवल है, उससे n1 इज इक्वल टू 2 मतलब सेकंड ऑर्बिट में क्या करता है, जंप करता है, तब हमें बाल्मर सीरीज मिलती है। और इसमें नंबर ऑफ लाइंस हमें कैसे मिलता है, v बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू r। क्या लिखेंगे बेटा, 1/n1 की वैल्यू पुट करेंगे कितनी, 2, और n2 की जगह n2 रहने देते हैं और n2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। n1 की जगह पुट कर दिया हमने केवल कितना, 2। और नेक्स्ट ये जो सीरीज़ थी वो रीजन में थी, कौन से में बेटा, ये विजिबल रीजन में थी। ये जो सीरीज मिली हमें वो सीरीज विजिबल रीजन में मिली। तो ये सीरीज मिलती है हमें बेटा विजिबल रीजन में। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। यस तो बेटा अब हम बात करते हैं थर्ड जो सीरीज है वो है पाश्चन सीरीज। थर्ड जो सीरीज है वो है पाश्चन सीरीज। अब पाश्चन सीरीज क्या है बेटा, पाश्चन सीरीज जब होती है या जब मिलती है हमें जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है कहाँ से, n2 इज इक्वल टू
उधर इधर चलेगा बेटा 3, तो n2 इज इक्वल टू 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट से, और n1 इज इक्वल टू 3, मतलब थर्ड ऑर्बिट में जंप करता है। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी की जो ऑर्बिट्स हैं उनसे n1 इज इक्वल टू 3, मतलब जो थर्ड जो ऑर्बिट है उसमें क्या करता है, जंप करता है, तब हमें क्या मिलती है, पास्चन सीरीज मिलती है। इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, इसके लिए वी बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू आर, क्या बनेगा बेटा, 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आती है इंफ्रारेड रीजन में। ये जो सीरीज है वो इंफ्रारेड रीजन में आती है। इसको ऑब्जर्व किया था पास्चन ने। नेक्स्ट जो सीरीज है बेटा वो है ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज कब होती है बेटा, जब n2 की वैल्यू तो हो, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप करता है, 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट से, और ये जंप करे किस में बेटा, 4 नंबर की ऑर्बिट में। इसके लिए फॉर्मूला बनेगा वी बार 1/λ इज इक्वल टू आर। फटाफट लिख डालूँ, 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो कोई ख़ास बातें नहीं है बेटा इनमें। इसके बाद बात करते हैं लास्ट सीरीज है, वो है फुंड। ये है फुंड सीरीज। ये कब मिलती है हमें, फुंड सीरीज हमें मिलती है बेटा जब n2 की वैल्यू तो हो कितनी, 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, और n1 की वैल्यू सॉरी ये हो 6 7 8 एंड इनफाइनाइट, और n1 की वैल्यू हो कितनी बेटा, 5। इसमें भी वही 1/λ इज इक्वल टू वी बार, क्या बनने वाला है, r 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तीनों की तीनों जो सीरीज आती हैं बेटा, कौन सी, पास्चन, ब्रैकेट एंड फुंड, तीनों सीरीज आती हैं इंफ्रारेड में, इंफ्रारेड रीजन। तो ये सीरीज आती है बेटा इंफ्रारेड रीजन में। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बेटा आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद थोड़ा सा और कंसेप्ट है, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि देखो बेटा, यहाँ लैम्डा मिनिमम एंड लैम्डा मैक्सिमम, जैसे अलग अलग सीरीज के लिए अगर हम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट करें तो वो फाइंड आउट करने का तरीका क्या है। जैसे मान लो पास्चन सीरीज है, इसी में ही अगर हम शॉर्टेज वेवलेंथ या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं तो वो कैसे करेंगे बेटा, कि जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो आती हैं वो जो पहले तो बेटा यहाँ तक ऐसा करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो बेटा हम बात कर रहे थे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमें कब मिलेगी बेटा, लैम्डा मिनिमम कब मिलेगी, कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे 4, अब ये इसकी बात करें हम पास्चन सीरीज की, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमें कब मिलेगी, जब ये 4 से और डायरेक्ट जंप कर जाए किस में, 3 में, तब तो हमें मिलेगी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मतलब लैम्डा मिनिमम। तब हम फाइंड आउट कर सकते हैं लैम्डा मिनिमम। और ये कब फाइंड आउट कर सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है इसके पास वाली ऑर्बिट से ही, तभी तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी। थोड़ी सी दूरी से ही ट्रैवल किया उसने, थोड़ी सी दूरी तक ही उसने ट्रैवल किया बस, तो वो शॉर्टेस्ट हो गया। तो ये क्या हो गया बेटा, 4 से और 3rd में कूद गया, ये क्या हो गया, ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हो गई उसकी। और अगर इनफाइनाइट से कूदता है तो उसको काफ़ी चलना पड़ेगा, इनफाइनाइट से यहाँ तक काफ़ी चलना पड़ेगा, इसलिए ये क्या हो गई बेटा, ये हो गई शॉर्टेस्ट नहीं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तो पास से जंप करता है। इस सीरीज की बात करूँ मैं, ब्रैकेट सीरीज की, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी फाइंड आउट, जब ये 5 से 4 में जंप करेगा। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगी, जब ये इनफाइनाइट से 4 में जंप करेगा।
ये शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट कर इस तरीके से फाइंड आउट की जाती है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्पेक्ट्रम के बारे में यहाँ तक क्लियर हुआ होगा बेटा। तो आगे हमारे इसी तरीके के जो वीडियोज़ हैं उनको देखते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ सके। और बेटा हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए टॉपिक और नए कंसेप्ट्स के साथ अपने अगले वीडियो में। तो जब तक बने रहिए बेटा और देखते रहिए हमारे कंसेप्चुअल वीडियोज़। और आगे और भी वीडियोज़ आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।